Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss session 9, 10 and 11 of Unit Web Applications and Security for Class 10th IT Students. ये तीनों जो सेशन है बहुत इजी हैं, हमारी डेली लाइफ से ही रिलेटेड हैं ये तीनों सेशन। हमने एसएसटी और साइंस में भी ये टॉपिक्स पढ़े हैं, लाइक वर्क प्लेस सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं, हमें उन्हें कैसे फॉलो करना है। इन द सेम वे एक्सीडेंट क्या होता है, इमरजेंसी क्या होता है, फर्स्ट एड क्या होता है, इवैक्यूएशन मीन्स हमें अगर कहीं पे कुछ डिज़ास्टर हो गया या कुछ इमरजेंसी हो गई तो हमें उस प्लेस से कैसे बाहर उस प्लेस को पूरा कैसे खाली करवाना है, दैट इज़ इवैक्यूएशन। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और मेनली अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर में इन सेशन से लास्ट 3 सेशन से बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है या बहुत ईजी क्वेश्चन आता है। स्टिल हमें नॉलेज होनी चाहिए कि अगर इन केस कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसे अटेम्प्ट कर ले। अदरवाइज़ जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट से वो आपके स्टार्टिंग के सेशन से आते हैं, लाइक फ्रॉम सेशन 1 to 8। सेशन 1 to 3 जो आपके एसेसिबिलिटी ऑप्शन है, कंप्यूटर एसेसिबिलिटी है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें सीरियल कीज़, माउस कीज़, जो भी हमने एसेसिबिलिटी फीचर्स पढ़े थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नेटवर्किंग फंडामेंटल्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये स्टार्टिंग के जो सेशंस है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये रिमेनिंग 9, 10, 11 इतना ये बहुत ईजी भी है और इतना इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बट स्टिल हमें पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स है, राइट। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट वन इज़ सेफ्टी रूल्स। तो हमें क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं अपने वर्क प्लेस में? फायर सेफ्टी। सो ओबियसली आग लग गई तो हम उससे कैसे अपने को बचा सकते हैं या कैसे उस पर एक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से। सो दैट इज़ फायर सेफ्टी रूल्स। फॉल एंड स्लिप, तो आपने स्कूल्स में भी देखा होगा कि फायर एक्सटिंग्विशर होता है फॉर फायर सेफ्टी। ऐसे फ्लोर क्लीन रखा जाता है, स्टेयर जो होती है वहाँ पे अंधेरा नहीं होता, प्रॉपर लाइट्स होती हैं जिससे कि कोई भी फिसले ना, गिरे ना। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, कोई भी आप वायर्स ऐसे खुले हुए नहीं देखेंगे ऑर्गेनाइजेशंस में। प्रॉपर सब जो होते हैं क्लोज होते हैं यूजिंग बोर्ड्स। नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड बॉक्स भी सब सारे ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। नाउ वी विल स्टडी मोस्ट ऑफ द टाइम फायर कैन बी प्रिवेंट यूजिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम फायर सेफ्टी रूल्स क्या क्या फॉलो करे जाते हैं इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, कैसे अपने को फायर से बचा सकते हैं। फायर एस्केप प्लान्स मस्ट बी इंस्टॉल्ड एट प्रॉपर लेवल्स। तो फायर एस्केप प्लान्स मीन्स अगर किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो कैसे वहाँ से बच के बाहर निकलना है, तो पूरे प्लान्स होने चाहिए। आपने देखा होगा कि लगा भी होता है एक बैक डोर, ऐसे करके ना अलग अलग डोर्स होते हैं कि इन केस कहीं पे भी आग लग गई तो बाकी डोर से लोग बाहर निकल सकते हैं। कंडक्ट रेगुलर ड्रिल्स मीन्स ट्रेनिंग। तो उसके लिए भी ट्रेनिंग मिलती है कि किस तरीके से आप बाहर निकलेंगे, अगर आग लग गई तो किस तरीके से एक्ट करेंगे। स्मोक अलार्म्स कैन बी प्लेस्ड एट प्रॉपर इंटरवल्स। तो स्मोक अलार्म्स भी लगाए जाते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे कि वर्क प्लेस आर नो स्मोकिंग जोन। तो आपने देखा होगा कि कंपनीज़ में क्या होता है, स्मोकिंग जोन अलग से बनी होती है तो लोग वहाँ जाके स्मोक करते हैं, बिल्डिंग के अंदर नो स्मोकिंग जोन होता है। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ रेगुलरली। तो लाइक फायर एक्सटिंग्विशर लगाए या जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगे हैं उनकी मेंटेनेंस, उन्हें चेक भी करना है कि वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है या नहीं है। नेक्स्ट इज फॉल एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स। तो ये क्या होते हैं, कीप द मूविंग एरिया क्लीन एंड क्लटर फ्री। तो कोई भी गार्बेज, कोई भी कुछ भी गिरा नहीं होना चाहिए रास्ते में, इट शुड बी क्लीन। वर्क प्लेस मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेटेड, रिसीव लाइट। तो पूरा उसमें उजाला होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, सो दैट वन कैन नॉट फॉल। वियर नॉन स्लिपरी फुटवेयर। तो फुटवेयर आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज फ्लोर मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई। ऑयल स्पिल्स मस्ट बी इमीडिएटली क्लीन। तो अगर ऑयल गिर गया या कोई क्लटर गिर गया है तो उसको उसी वक्त क्लीन करवा देना है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स के लिए हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज्ड शुड बी अप्रूव्ड बाय अ रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबके सब क्या होने चाहिए, अप्रूव्ड होने चाहिए जो भी आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं बाय सम recognized organization. Workers should be trained to handle the electric equipment safely. तो जो भी वर्कर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि कैसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेफली वो यूज़ कर सकते हैं जिससे कि उन्हें इलेक्ट्रिक करंट शॉक ना लगे। नेक्स्ट इज डैमेज एंड हैजार्डस इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस्ड। ऑल ओल्ड एंड वर्कआउट एंड फ्रेड स्विचेज एंड वायर शुड बी चेंज। तो जितने भी पुराने ख़राब स्विचेज़ हैं, वायर्स हैं, उन्हें हटा देना चाहिए और जो भी
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जो ख़राब हो चुके हैं और हैज़ार्डस है यानी बहुत डेंजरस है, उन्हें भी इमीडिएटली रिप्लेस कर देना चाहिए जिससे कि किसी को उससे नुकसान ना पहुँचे। हीट इमिनेटिंग इक्विपमेंट शुड बी कैप्ट अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो जो भी हीट जनरेटिंग इक्विपमेंट होते हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, स्विचेस से क्या रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। अदरवाइज़ वहाँ पे वायर जो हैं गल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है हीट की वजह से। सो दैट शुड बी कैप्ट अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। टेक केयर दैट आउटलेट सर्किट शुड नॉट बी ओवरलोडेड। तो जो भी सर्किट्स हैं उनको ओवरलोड नहीं करना है, यानी कि उनमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ नहीं करने हैं, वरना फिर से वायर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। स्विच ऑफ एंड अनप्लग द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बिफोर क्लीनिंग और रिलोकेटिंग दैम। तो एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं या फिर हम उन्हें क्लीन कर रहे हैं तो उससे पहले हमें क्या करना है, स्विच ऑफ और प्लग भी रिमूव कर देना है। सो दीज आर बेसिक इलेक्ट्रिक सेफ्टी रूल। तो ये हम सबको पता है, बट स्टिल हमें एक बार इन्हें रीड करना है जिससे कि हमारे दिमाग में रहे कि हाँ ये पॉइंट्स होते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, जब क्वेश्चन आता है तो हमें पॉइंट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट एड। फर्स्ट एड की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। इट इज़ द इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द इंजर्ड, यानी कि किसी को चोट लग गई तो क्या करना चाहिए, उसी वक्त जो असिस्टेंस मिलता है पहली बार, जो इसको जो भी लाइक डेटॉल या सेवलॉन जो भी क्रीम लगाई जाती है, तो दैट इज़ फर्स्ट एड टू सेव लाइफ एंड मिनिमाइज हेल्थ लॉस। तो कभी कभी बैंडेड भी लगाया जाता है जिससे कि ज़्यादा खून ना बहे। तो जो भी फर्स्ट असिस्टेंस मिल रहा है उसे, जब तक का उसे प्रॉपर मेडिकल लाइक हॉस्पिटल या डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर मेडिकल एड या फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तब तक का उसको जो भी फैसिलिटी दी जा रही है दैट इज़ फर्स्ट एड। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव फर्स्ट एड किट। तो सबके पास क्या होनी चाहिए, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए सारे ऑर्गेनाइजेशंस के पास। नाउ व्हाट आर द रूल्स फॉर फर्स्ट एड। एश्योर द इंजर्ड टू रिमेन काम एंड नॉट टू पैनिक। तो सबसे हमें पहले क्या करना होता है कि जो भी इंजर्ड पर्सन है उसे काम रखना होता है, क्योंकि पैनिक के केस में क्या होगा, ही इज़ गोइंग टू हार्म हिमसेल्फ मोर। कीप द वॉर्म इफ़ दे आर अंडर शॉक। तो अगर वो शॉक में है चोट की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से, तो हमें उन्हें वॉर्म रखना होता है। डू नॉट मूव द विक्टिम इन केस ऑफ बैक और नेक इंजरी। तो अगर ऐसी इंजरी हुई है जो कि मूव करने से और ख़राब हो सकती है, सो वी शुड नॉट अलाउ देम टू मूव। अ वर्कर में फेस ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। इसकी डेफिनेशन मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक आई शुड से कि मतलब हमें नॉर्मली नहीं पता होता कि ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड क्या होगा, तो इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड इज़ द इलनेस वन में एक्वायर्ड ड्यू टू हिज ऑक्यूपेशन। तो ऑक्यूपेशन के वजह से, जैसे हैज़ार्ड मीन्स कुछ डेंजर ना, तो हमें ऐसा ना लगे कि जैसे हम पहली बार ये वर्ड पढ़ेंगे कि ऑक्यूपेशन की वजह से जो डेंजर हो या ऑक्यूपेशन में जो डेंजर हो यानी वर्क प्लेस में जो डेंजर हो, ऐसा नहीं है। इसकी डेफिनेशन है कि कोई भी पर्सन को अगर कोई इलनेस हो रही है बिकॉज ऑफ हिज ऑक्यूपेशन, जो वो काम करता है उसकी वजह से अगर इलनेस हुई है, उसे कोई भी टाइप का डिजीज़ हुआ है, देन इट इज़ occupational hazard. Like people working in a chemical factory may get affected due to presence of certain chemicals. तो जो chemical factories में work करते हैं obviously उन workers को क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज ऑफ सर्टेन केमिकल्स, सो दैट विल बी occupational hazard. So first type is physical hazard, next is chemical hazard. Physical hazard वो hazard होते हैं जो कांटेक्ट में आने के बाद होते हैं, किसी चीज़ के कांटेक्ट में आने के बाद अगर हमें इलनेस हो जाए, दैट विल बी फिजिकल हैज़ार्ड। नेक्स्ट इज़ केमिकल हैज़ार्ड। केमिकल्स की वजह से कोई इलनेस हो रही है, दैन इट इज़ केमिकल हैज़ार्ड। बायोलॉजिकल हैज़ार्ड मीन्स कोई वायरस, कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की वजह से ह्यूमन बीइंग को कोई प्रॉब्लम हो रही है, दैन इट इज़ बायोलॉजिकल हैज़ार्ड। नेक्स्ट इज़ बिहेवियरल हैज़ार्ड। तो बिहेवियर में चेंज होगा because of the workplace, so that is behavioral hazard. नेक्स्ट इज़ रेडियोलॉजिकल हैज़ार्ड। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये एक टाइप का केमिकल हैज़ार्ड ही है। रेडियो एक्टिव जो भी केमिकल्स की वजह से इलनेस होती है, दैट इज़ रेडियोलॉजिकल हैज़ार्ड। नेक्स्ट इज़ एर्गोनॉमिक्स हैज़ार्ड। एर्गोनॉमिक मतलब होता है रिलेटेड टू पोस्चर। तो अगर आप गलत पोस्चर में बैठे हैं उसकी वजह से कोई इलनेस हो रही है, दैन इट इज़ एर्गोनॉमिक हैज़ार्ड। अब यहाँ पे कुछ केस स्टडीज़ दिए हैं रिलेटेड टू हैज़ार्डस सिचुएशन। तो यहाँ पे एक वर्कर है जो लास्ट 2 ईयर्स से केमिकल फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, जिसमें कि उसे बहुत डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। और उसका वर्क क्या है वहाँ पे उस फैक्ट्री में कि जो भी केमिकल्स के सैंपल हैं उन्हें एक स्पेशल फ्लास्क में लेके जाए, कहाँ से, डिस्पेंसर से एक जगह से दूसरी जगह वो केमिकल्स लेके जाता है।
और उस जो फ्लास्क है उसका कैप क्या होता है, टाइट होता है, जिससे कि उसके ऊपर ना गिरे। बट एक बार वो सैंपल ले जा रहा था डिस्पेंसर से, बट वो कैप टाइटली उसको लगाना भूल गया, फ्लास्क की कैप को टाइटली लगाना भूल गया। तो उससे क्या हुआ, केमिकल उसके ऊपर गिर गया जब वो स्लिप हुआ, और उस केमिकल के उसके ऊपर गिरने की वजह से क्या हुआ, उसका जो था लाइक उसके नेक पे गिरा और लोअर हाफ ऑफ द फेस पे गिरा, एक हैंड पे भी गिरा। तो वहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे उसके केमिकल बर्न हो गए। सो देर वर सीवियर बर्न्स। ओबियसली जब केमिकल, जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं लाइक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, ये बहुत हार्मफुल होते हैं। अगर ये गिर गए कंसनट्रेटेड वाले स्पेशली, तो आपका सीवियर बर्न हो सकता है। उसके ऊपर गिरा। तो ये किस टाइप के हैज़ार्ड थे, ये एक तो इसमें आ गया आपका फिजिकल हैज़ार्ड, क्योंकि केमिकल उसके ऊपर टच हुआ, और दूसरा है केमिकल हैज़ार्ड, ओबियसली केमिकल की वजह से हुआ है तो केमिकल हैज़ार्ड। यहाँ पे एक और केस स्टडी है जो कि है इलेक्ट्रिक शॉक से रिलेटेड। यहाँ पे एक गार्डनर था जो कि वाटर कर रहा था प्लांट्स पे, तो क्या हुआ, उसको करंट लग गया। क्यों लगा, क्योंकि जो भी इंसुलेशन था इलेक्ट्रिक वायर का, जो नाइट लैम्प से वायर जा रहा था गार्डन में, वो क्रैक था। वहाँ पे उसका जो प्लास्टिक इंसुलेशन था वो क्रैक था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा था उस वायर में, 220 वोल्ट करंट वो लैम्प पोल वाले वायर में था, तो उस पर्सन को लग गया। क्यों लगा, क्योंकि उसने वाटर किए प्लांट्स, और वाटर में जो था फिर करंट फ्लो करने लग गया, क्योंकि वो वहाँ पे इंसुलेशन पे क्रैक था। तो पूरे पानी के वजह से क्या हुआ, उसको करंट लग गया। तो यहाँ पे क्या, कौन सा हैज़ार्ड है, ओब्वियसली अगेन फिजिकल हैज़ार्ड है, क्योंकि उसको टच हुआ। नेक्स्ट इज डैमेज्ड इंसुलेशन वायर शुड हैव बीन चेंज्ड। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि वायर की मेंटेनेंस होनी चाहिए थी, चेक होना चाहिए था कि कहीं पे क्रैक तो नहीं है, और क्रैक देखा तो वो रिप्लेस होना चाहिए था विद अ न्यू वायर। नेक्स्ट है हैज़ार्ड्स ड्यू टू फायर। तो फायर की वजह से क्या हैज़ार्ड हो सकते हैं, यहाँ पे एक स्टोर कीपर की केस स्टडी है जो कि प्लास्टिक वेस्ट और जितने भी पैकिंग वेस्ट थे वो सब अपने स्टोर के पीछे वाले डोर के आसपास फेंक देता था। और हाउस कीपिंग स्टाफ जो था उसको क्या हैबिट थी, स्मोकिंग सिगरेट की हैबिट थी ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम। तभी कहते हैं कि स्मोकिंग जोन नहीं बनाना चाहिए, नो स्मोकिंग जोन एट द वर्क प्लेस। बट उनका हाउस कीपिंग स्टाफ वहीं ऑफिस में, वहीं मतलब वर्किंग प्लेस में जो था स्मोकिंग करता था। 1 वीक द पाइल ऑफ प्लास्टिक एंड पैकेजिंग गार्बेज वॉज नॉट क्लीन। तो एक हफ्ते में क्या हुआ कि एक दिन वो पूरा क्लीन नहीं हुआ था, वहाँ पे पूरा ढेर लग गया था सारे गार्बेज का। और हाउस कीपिंग स्टाफ ने क्या किया, सिगरेट पी और जो बची हुई सिगरेट थी वहीं पर ही फेंक दी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, डे बहुत हॉट और सनी था, तो जो भी गार्बेज था उसमें आग पकड़ गई, और पूरे जो भी बैक डोर वाला पूरा बैक एरिया था वो पूरा जल गया। जब तक का वो नोटिस करते कि वहाँ पे आग लग चुकी है, तब तक का इतना सारा डैमेज हो चुका था। सो दैट शुड बी प्रिवेंटेड। अगर स्टोर कीपर ने वहाँ पे गार्बेज ना फेंका होता और स्मोकिंग जोन जो है कहीं बाहर बनाई होती आउट ऑफ द वर्किंग प्लेस, तो ये हैज़ार्ड जो होता नहीं होता। इसको पढ़ने के बाद, इस सेशन को करने के बाद आप खुद से एक बार ट्राई करिएगा कि क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे आफ्टर रीडिंग दिस सेशन। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज। तो सबसे पहले एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट इज़ एन अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन ऑल ऑफ अ सडन। तो कोई भी अनप्लान्ड इवेंट जो हमने प्लान नहीं करा है, एकदम से हो गया, दैट इज़ एक्सीडेंट, एंड मे लेड टू अनवांटेड और अनप्रेसिडेंट रिजल्ट और आउटकम्स। तो ऐसा रिजल्ट हो जाए जो हम चाहते भी नहीं थे। और इट कैन बी डिफाइंड एज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट अकर्स unintentionally causing hazardous result और injury और unwanted result। तो इनमें से कोई सी भी आप एक डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट है। पहला एक्सीडेंट है एट वर्क प्लेस, लाइक स्लिप एंड फॉल एक्सीडेंट्स, फायर, इलेक्ट्रिक, जो भी हमने अभी एक्सीडेंट्स पढ़े हैं वो आप लिख सकते हैं वर्क प्लेस वाले। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डिजीजेज और इलनेस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक की वजह से कोई एक्सीडेंट हो। नेक्स्ट इज क्लिनिकल एक्सीडेंट, और फिर है स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट। नाउ हाउ टू हैंडल एक्सीडेंट, ये यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो आपको एक्सीडेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और फिर टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट एंड हाउ टू हैंडल एक्सीडेंट। फर्स्टली एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो SOP फॉर एक्सीडेंट हैंडलिंग।
तो जो भी SOP है, इट मीन्स स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, तो जो भी स्टेप बनाए गए हैं एक्सीडेंट को हैंडल करने के लिए वो हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने चाहिए. सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी प्लेस्ड टू प्रिवेंट वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स. सो सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए, जैसे हमने अभी पहले वाले सेशन में पढ़े थे सेफ्टी मेजर्स, तो वो सारी चीज़ें फॉलो होनी चाहिए फॉर प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स एट वर्क प्लेस. इमीडिएटली कॉल द मेडिकल टीम ऑफ फॉर एन इंजरी. तो अगर कोई भी इंजरी हो गई तो उसके लिए मेडिकल टीम को कॉल करके बुलाना चाहिए. नेक्स्ट इज स्टे अलर्ट, हमेशा अलर्ट रहना चाहिए. पे अटेंशन टू एंड फॉलो इमरजेंसी ड्रिल्स. तो जो भी इमरजेंसी ड्रिल्स में आपको बताया गया है, जो भी ट्रेनिंग में बताया गया है, उस पर अटेंशन पे करना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए. सो दिस वॉज अबाउट एक्सीडेंट. नाउ नेक्स्ट इज इमरजेंसी. एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन. तो ऐसी कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो जाए जो क्या चाहिए, उसी वक्त आपको अटेंशन चाहिए और एक्शन लेना है, दैट इज़ इमरजेंसी. इमरजेंसी सिचुएशन माइट पोज अ सडन रिस्क टू लाइफ, प्रॉपर्टी, हेल्थ एंड नीड इंटरवेंशन टू प्रिवेंट डेटोरेटिंग रिजल्ट्स हैज़ार्ड्स. सो वो क्या था आपका एक्सीडेंट, कोई चीज़ एकदम से हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट और इमरजेंसी के बीच में आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है. तो सो एक्सीडेंट क्या होता है, जब कोई चीज़ ऑल ऑफ अ सडन हो जाए और अनवांटेड उसका रिजल्ट आ जाए उस चीज़ को, जो भी सडनली जो चीज़ हुई है. जबकि इमरजेंसी क्या है, एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, वहाँ पे तो अनप्लान्ड इवेंट था ना, एक छोटा सा इवेंट. जबकि एक पूरी सिचुएशन होती है जिसको उसी वक्त अगर नहीं संभाला गया तो बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है. नेक्स्ट इज एन इमरजेंसी सिचुएशन इज़ वन दैट थ्रेटन्स द एम्प्लॉयज़, कस्टमर और पब्लिक. तो इसकी वजह से क्या होता है, सारे एम्प्लॉयज़, कस्टमर, पब्लिक डर जाते हैं. डिसरप्ट और शट डाउन द ऑपरेशंस, तो सारे ऑपरेशंस बंद हो जाते हैं. कॉजेज फिजिकल और एनवायरमेंटल डैमेज. तो अगर लाइक किसी एक पर्सन के कुछ चोट लग गई, दैट इज़ एक्सीडेंट ना. कुछ लोगों को चोट लग गई, दैट इज़ एक्सीडेंट. पर अगर बहुत ज़्यादा लाइक अगर आग लग गई है पूरी वर्क प्लेस में, दैन इट विल बी कंसिडर्ड एज एन इमरजेंसी. कोई फिसल गया, किसी एक पर्सन के कुछ जल गया, दैट इज़ एक्सीडेंट. एन इमरजेंसी मस्ट बी हैंडल्ड इमीडिएटली टू प्रिवेंट फर्दर लॉसेज एंड टू मिनिमाइज द लॉस. तो जो भी इमरजेंसी है उसे इमीडिएटली हैंडल करना पड़ता है, जिससे कि बाकी लोगों को या बाकी जो भी बची हुई चीज़ है वो लॉस ना हो. वन मस्ट बी अलर्ट टू नोटिस एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इमरजेंसीज दैट अकर एट होम, स्कूल और वर्क प्लेस. इट बिकम्स एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू हैव इन इमरजेंसी प्लान. तो हर चीज़ के लिए जो भी इमरजेंसीज आपको पता हो सकती हैं उसके लिए प्लान होना चाहिए, जिससे कि लॉस जो है मिनिमाइज़ हो सके. अब इमरजेंसीज किस टाइप की हैं, वन इज़ केमिकल स्पिल्स. नेक्स्ट इज़ एक्सट्रीम हीट वेव्स, ड्रॉट्स, पेंडेमिक, जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा था, कोविड-19, तो ये भी क्या है, एक टाइप की इमरजेंसी है. टेररिस्ट अटैक, फायर, फ्लड्स, थंडर स्टॉर्म, लीकेज ऑफ सम हैज़ार्डस गैस और केमिकल. इवन कुछ इमरजेंसीज जो होती है वो किसकी वजह से होती है, डिज़ास्टर्स की वजह से. जैसे फ्लड आता है तो उसकी वजह से इमरजेंसी हो जाती है. सो डिज़ास्टर्स में आइदर नेचुरल और सम आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. तो कुछ जो होते हैं जैसे लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो रोड की वजह से जो पहाड़ों को काटा जाता है उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं. तो दैट डिज़ास्टर इज़ बिकॉज ऑफ, so that disaster is because of some human activity, because of human activity. So some type of emergencies that require evacuation, जिनके लिए बचाव करना पड़ता है, वो कौन सी हैं आपकी, फायर, एक्सप्लोजन, फ्लड्स, क्योंकि फ्लड आ गया तो लोगों को बचाना पड़ता है. कुछ एक्सप्लोजन हो गया तो उससे भी लोगों को बचाना पड़ता है. फायर के लिए भी इवैक्यूएशन चाहिए. अर्थक्वेक, हरिकेन, टॉर्नेडो, टॉक्सिक मटेरियल रिलीज, सिविल डिस्टर्बेंस, वर्क प्लेस वायलेंस, दीज ऑल आर द इमरजेंसीज जिससे कि हमें लोगों को बचाना पड़ता है. नाउ द लास्ट सेशन, प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क. सो हैज़ार्ड की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए. हैज़ार्ड इज़ एनीथिंग दैट इज़ सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म, डैमेज और एनी काइंड ऑफ पोटेंशियल लॉस ऑफ हेल्थ और लाइफ. तो कोई भी हमें हार्म हो, कोई भी डैमेज हो, हमारी हेल्थ को कोई डैमेज हो या हमारी लाइफ को कोई डैमेज हो, उसका सोर्स दैट इज़ हैज़ार्ड. सो हैज़ार्ड आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि आपको हैज़ार्ड की डेफिनेशन पता हो और आपको टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड पता हो. तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल, दीज आर 4 हैज़ार्ड्स. तो आपको देखिए अगर टाइप्स पता है तो ऑब्वियसली यू कैन डिफाइन दैम इन वन लाइन. नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ हैज़ार्ड. तो सोर्स क्या है हैज़ार्ड्स के, वर्क स्टेशन शुड प्रोवाइड
सफिशियंट स्पेस फॉर द यूज़र टू ऑल्टर पोजिशन कंफर्टेबली। इट मीन्स कि अगर यूज़र को अपनी पोजिशन चेंज करनी है तो उसके लिए सफिशियंट स्पेस होना चाहिए। प्रोवाइड एडिक्वेट लाइटिंग, इट मीन्स प्रॉपर लाइटिंग भी होनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए वर्क स्पेस में। हैव विंडोज़ फिटेड एंड विद एडजस्टेबल कवरिंग्स टू ऑल्टर सनलाइट लेवल। तो अगर हमें सनलाइट ज़्यादा या कम हमारी वर्क प्लेस में आए उसके लिए भी विंडो प्रॉपर उसमें कवरिंग होनी चाहिए। बी स्पेशियस इनफ व्हेन अ वर्क स्टेशन इज शेयर्ड बाय मोर देन वन पर्सन। तो वर्क स्टेशन अगर क्या हो रहा है, इस एक से ज़्यादा लोग उसे शेयर कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, वहाँ पे तब भी स्पेस होना चाहिए जिससे कि आपकी कोई भी आपकी मसल रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, बॉडी पोस्चर से में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप प्रॉपर बैठ पाएँ। नेक्स्ट इज डिस्प्ले स्क्रीन शुड। सो हाउ शुड बी द डिस्प्ले स्क्रीन? डिस्प्ले वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स ऑफ एडिक्वेट साइजिंग एंड स्पेसिंग। तो जो भी डिस्प्ले स्क्रीन है उसमें कैरेक्टर्स का साइज़ और स्पेस प्रॉपर होनी चाहिए जिससे कि आइज़ में स्ट्रेन ना पड़े। हैव अ स्टेबल इमेज, have easily adjustable brightness and contrast, tilt and swivel easily to suit the user। तो जो भी डिस्प्ले स्क्रीन है वो टिल्ट हो सके जिससे कि लोगों को देखने में प्रॉब्लम ना हो। बी फ्री फ्रॉम ग्लेयर एंड रिफ्लेक्शंस, कुछ भी रिफ्लेक्शंस ना आते हो। जैसे हम कभी अपने स्कूल की बात करें तो क्या होता है, बोर्ड में रिफ्लेक्शन आता है तो उससे ऑब्वियसली आइज़ में स्ट्रेन पड़ता है। यूज़ अ सेपरेट बेस फॉर द स्क्रीन और एडजस्टेबल टेबल। तो हमें स्क्रीन के लिए क्या करना चाहिए, एक सेपरेट बेस रखना चाहिए। कीबोर्ड कैसा होना चाहिए, बी एबल टू टिल्ट ईजिली, शुड बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द स्क्रीन एंड टू अलाउ द यूज़र टू अडोप्ट अ कंफर्टेबल वर्किंग पोजीशन। तो आपका कीबोर्ड ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, आप अपनी कंफर्टेबल वर्किंग पोजीशन में बैठ के वर्क कर सके। हैव स्पेस इन फ्रंट टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द हैंड्स और द आर्म ऑफ द यूज़र्स। तो आर्म और हैंड्स को भी प्रॉपर सपोर्ट मिले। तभी आपने देखा होगा वर्क प्लेस में लैपटॉप्स बहुत रेयरली यूज़ होते हैं, नॉर्मल कीबोर्ड और मॉनिटर आपको मिलेगा क्योंकि उससे क्या होता है आपकी पोजीशन, उसका बॉडी पोस्चर जो है बिल्कुल सही रहता है। हैव अ मैट सरफेस, हैव क्लियरली लेजिबल सिम्बल्स ऑन द कीज़। नेक्स्ट इज वर्क सरफेस शुड एडिक्वेट स्पेस फॉर द यूजर्स। तो वर्क सरफेस में क्या होना चाहिए, एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए हर किसी के लिए। लो रिफ्लेक्टिव सरफेस, बी ऑफ एन एडिक्वेट साइज टू अलाउ द स्क्रीन, कीबोर्ड एंड अदर पेरिफेरल टू बी फ्लेक्सिबली अरेंज। तो जो भी सरफेस है उसमें ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली अरेंज हो जानी चाहिए। हैव अ स्टेबल एडजस्टेबल डॉक्यूमेंट होल्डर विच शुड बी एट द सेम लेवल एज द स्क्रीन। तो डॉक्यूमेंट होल्डर भी वहाँ पे लगा होना चाहिए जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो डॉक्यूमेंट्स भी देख लें और स्क्रीन देखना है तो स्क्रीन भी देख लें। इससे हमारी क्या होगी, हमारी नेक में ज़्यादा या बैकबोन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इज़ वर्क प्लेस इवैक्यूएशन। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी इवैक्यूएशन का प्रोविज़न होना चाहिए। इवैक्यूएशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग अ प्लेस इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो इससे रिलेटेड देखिए एमसीक्यू या फिलअप टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग अ प्लेस इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो किसी जगह को इमरजेंसी के केस में खाली करवाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवैक्यूएशन। ये आपको पता होना चाहिए। एवरी कंपनी मस्ट इंश्योर फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर इवैक्यूएशन। तो इवैक्यूएशन के लिए क्या पॉइंट्स हैं ये भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड देन यू शुड आंसर। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एन इवैक्यूएशन पॉलिसी। तो इवैक्यूएशन पॉलिसी आपको बनानी है। ऑल टीम लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फॉर्मिंग अबाउट द पॉलिसी टू देयर एम्प्लॉयज़। तो आपको बताना है कि अगर इमरजेंसी हो गई तो आप लोगों को उस सिचुएशन में क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे लोगों को जो है बाहर निकालना है उस प्लेस से। प्रॉपर अटेंशन मस्ट बी पेड व्हेन द टीम लीडर इज़ इन्फॉर्मिंग यू अबाउट दीज डिटेल्स। तो जब भी टीम लीडर आपको इवैक्यूएशन के बारे में बता रहा है, इमरजेंसी के बारे में बता रहा है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेग्लिजेंस एट दिस टाइम मे कॉस्ट लाइफ्स। सो अगर आपने उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर दिया, कभी कभी ऐसा होता है कि हम मीटिंग में कुछ चीज़ें स्किप कर देते हैं, सोचते हैं ये हमारे काम की नहीं है, पर बाद में फिर हमें सफ़र करना पड़ता है। सो वी शुड नॉट नेग्लेक्ट दैट। Organization must have a designated assembly point for emergencies. Ensure that every employee worker must know where it is। तो क्या होना चाहिए, इमरजेंसीज के केस के लिए एक असेंबली पॉइंट होना चाहिए कि सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाएं और हर एम्प्लॉय को वो पॉइंट पता होना चाहिए। A buddy system for individuals with special needs or disabilities must be designated। तो जो भी डिसेबल्ड पर्सनस हैं या स्पेशल नीड वाले पर्सन हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए, एक बडी सिस्टम होना चाहिए, यानी कि उनका एक बडी बनाया जाना चाहिए। दिस सिस्टम इंश्योर्स दैट आर डिफरेंटली एबल्ड आर असिस्टेड एंड गाइडेड आउट ऑफ द प्रेमाइसेस और द इम्पेक्टेड एरिया
properly. If you are a buddy to someone, ensure that your buddy is safe and at the असेंबली पॉइंट विद यू. तो बडी मीन्स हम उसके फ्रेंड बन गए और फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम उसे क्या करें, असिस्ट करें. कहीं प्रॉब्लम है तो हम उसे असिस्ट करके और स्पेशली इन केस ऑफ इमरजेंसी हम उसे एक सेफ प्लेस पे ले जाएं. फ्लोर प्लान्स विद इवैक्यूएशन रूट्स इन द वर्क एरियाज. फ्लोर प्लान्स विद इवैक्यूएशन रूट्स. तो इवैक्यूएशन रूट आपको पता मतलब ड्रॉ कर देनी चाहिए पूरे फ्लोर में कि यहाँ से यहाँ जाना है, वे फॉर द इवैक्यूएशन, ऐसा कुछ आप वहाँ पर लेबल भी लगा सकते हैं. इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड दीज सो यू कैन यूज़ इट इन टाइम ऑफ नीड. तो वो जो भी आपके सिम्बल्स लगे हैं फॉर इवैक्यूएशन रूट, आपको पता होने चाहिए कि किस तरीके से वो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं. Assembly areas where you are required to assemble after evacuation must be properly taken care of. अगर असेंबली एरिया बना दिया गया और उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की गई है तो उसकी कंडीशन फिर ऐसी होगी नहीं कि आप उस वक्त उसे यूज़ कर पाएँ. पीरियोडिक इवैक्यूएशन ड्रिल्स शुड बी कंडक्टेड. तो एकदम से इमरजेंसी हो गई और आप उसी वक्त लोगों को बता रहे इधर से भागिए उधर से निकलिए, तो वो जो है बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा. इससे अच्छा है कि आप इवैक्यूएशन ट्रेनिंग देते रहिए बीच बीच में लोगों को. जैसे आपके नए एम्प्लॉयज़ ज्वाइन किया है ऑर्गेनाइजेशन में तो आप उनको ट्रेनिंग करवा सकते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको कैसे इवैक्यूएट करना है. इंश्योर दैट यू पे अटेंशन ड्यूरिंग दीज ड्रिल्स. यू नीड टू सेव योर लाइफ एंड यू कैन बी हेल्पफुल इन सेविंग समवन एल्सेज लाइफ टू. तो आप अपनी लाइफ के लिए भी उनको अच्छे से सुनिए, जो भी ड्रिल्स है उन्हें अच्छे से अटेंड कीजिए और दूसरों की लाइफ बचाने के लिए भी. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन इज़ हेल्दी लिविंग. वी नो कि हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड. तो अगर हमें अपने माइंड को हेल्दी रखना है तो हमारी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए. अब हम कैसे हेल्दी लाइफ स्टाइल, अपनी लाइफ स्टाइल जो है इम्प्रूव कर सकते हैं? बाय हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, बाय फिजिकल एक्टिविटीज़, स्ट्रेस मैनेजमेंट, हेल्दी माइंड, बाय साउंड स्लीप एंड गोल सेटिंग. So these all are the ways to improve your lifestyle for having a healthy lifestyle. आई होप आपको ये सेशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे फॉर योर एग्जामिनेशन एंड आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में भी फॉलो करेंगे, लाइक सेफ्टी रूल्स, कैसे एक्सीडेंट और इमरजेंसी को हैंडल किया जा सकता है, क्या चीज़ इमरजेंसी है, क्या चीज़ एक्सीडेंट है, कैसे आप अपनी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर सकते हैं. आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. एंड इफ़ यू लाइक्ड दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कॉमेंट करके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा. एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.